आरुषि हेमराज हत्या। मामला दुनिया के सबसे उलझे हुए और रहस्यमयी मामलों में से एक माना जाता है। जब उनकी मौत की खबर आई तो सबसे बड़ा सवाल यह था कि आरुषि और हेमराज को किसने और क्यों मारा। जांचकर्ताओं ने जब इस मामले में और गहराई में जांच की तो नई नई कहानियां सामने आने लगीं, जिसने इस मामले को और भी रोचक बना दिया। आरुषि का जन्म 24 मई 1994 को हुआ था। उसने दिल्ली के एक पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की थी। उसके माता पिता राजेश और नुपुर दोनों डेंटिस्ट थे और उन्होंने अपने करीबी दोस्तों अनीता और प्रणव के साथ मिलकर एक जॉइंट क्लिनिक चलाया था। राजेश ने हेमराज नाम के एक नौकर को रखा था जो उनके साथ रहता था और सारा घर का काम करता था, जिसमें खाना बनाना भी शामिल था। हेमराज का अपना एक कमरा भी था उनके घर में। 15 मई 2008 को आरुषि की मां नुपुर उसे स्कूल से 1:30 PM के आसपास घर ले आई थी। लंच के बाद नुपुर एक और अस्पताल के लिए निकली, जहां वह 4 PM से 7 PM तक काम करती थी। आरुषि और हेमराज अब घर पर अकेले थे। 7:30 PM के आसपास नुपुर घर वापस आई। राजेश और उनका ड्राइवर 9:30 PM पर घर वापस आते हैं। ड्राइवर राजेश को घर छोड़ता है और फिर गाड़ी पार्क करने के लिए निकल जाता है। क्योंकि उनके घर में पार्किंग स्पेस नहीं थी तो वह आमतौर पर अपने ससुराल में पार्क करता था। 9:40 PM पर ड्राइवर वापस आता है और राजेश को चाबी देता है। ड्राइवर को आरुषि और उसकी मां को डाइनिंग टेबल पर देखने का याद है, जब हेमराज डिनर सर्व कर रहा था और राजेश बेडरूम के पास खड़ा था। यह आरुषि को जिंदा देखने का आखिरी वक्त था किसी बाहरी व्यक्ति के लिए। 10 PM और 11 PM के बीच आरुषि डिनर खत्म करती है और अपने कमरे में चली जाती है। उसके माता पिता फिर उसके कमरे में जाते हैं और उसे एक सोनी डिजिटल कैमरा देते हैं। कहते हैं कि आरुषि की मां ने यह उसके जन्मदिन के लिए एक अर्ली गिफ्ट के रूप में खरीदा था, जो 24 मई को आने वाला था। कैमरे के साथ कुछ फोटो लेने के बाद उसके माता पिता अपने बेडरूम में चले जाते हैं। रात को 11 PM और 12 AM के बीच राजेश अपनी पत्नी नुपुर से कहता है कि वह वाईफाई राउटर ऑन करे जो आरुषि के कमरे में था। जब नुपुर राउटर ऑन करने जाती है तो वह देखती है कि आरुषि 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किताब पढ़ रही है। राउटर ऑन करके नुपुर बेडरूम में वापस आती है। इस दौरान राजेश एक फोन कॉल लेता है, स्टॉक मार्केट एक्सेस करता है और अपने लैपटॉप पर ईमेल्स चेक करता है। इंटरनेट उपयोग के रिकॉर्ड दिखाते हैं कि आखिरी ईमेल 11:41 PM पर भेजा गया था। रात 12 बजे के बाद आरुषि का एक दोस्त उसे बार बार कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन पहुंच नहीं पाता। पर उसका फोन 9 बजे के आसपास रिचेबल होता है, पर फिर से अनरीचेबल हो जाता है। वह हाउस लैंडलाइन पर कॉल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। तो वह आरुषि के फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज भेजता है। राउटर दिखाता है कि इंटरनेट उपयोग 12:08 तक चालू था, जो सुझाता है कि राजेश तब तक इंटरनेट उपयोग कर रहा था। लेकिन उस वक्त के बीच क्या हुआ, यह एक रहस्य है। अपार्टमेंट का लेआउट कुछ ऐसा था। 3 बेडरूम, हेमराज का कमरा सबसे आगे, उसके बाद एक हॉल, आरुषि का बेडरूम और आखिरी में माता पिता का बेडरूम। घर का एंट्रेंस 3 गेट से था। पहला एक ग्रिल्ड गेट, फिर एक और ग्रिल्ड गेट और आखिर में एक वुडन डोर। एक महत्वपूर्ण विवरण यह था कि कोई भी हेमराज के कमरे से घर में प्रवेश या निकास कर सकता था बिना दूसरे 2 गेट्स का उपयोग किए। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। 16 मई 2008 को दूसरी हाउसमेड घर आई थी, जो सिर्फ 8 दिनों से वहां काम कर रही थी। डोरबेल 3 बार बजाने के बाद नुपुर जवाब देती है और पूछती है कि हेमराज ने दरवाजा क्यों नहीं खोला। मेड जवाब देती है कि वह घर में नहीं है, तो वह नहीं जानती। नुपुर सुझाव देती है कि हेमराज शायद दरवाजा लॉक करके दूध लेने गया होगा और मेड को इंतजार करने के लिए कहती है जब तक वह वापस नहीं आता। मेड जवाब देती है कि मैं कब तक इंतजार करूंगी, मुझे स्पेयर की नीचे से फेंक दो ताकि मैं अंदर आ सकूं। नुपुर सहमत होती है और कहती है ठीक है, तुम नीचे जाओ और विंडो के सामने खड़ी रहो, मैं चाबी नीचे फेंक देती हूं। इस दौरान वह हेमराज को कॉल करती है। फोन उठाया जाता है पर तुरंत कट कर दिया जाता है। जब वह दोबारा प्रयास करती है, फोन स्विच्ड ऑफ होता है। नुपुर फिर मेड से कहती है कि चेक करे कि दरवाजा ठीक से लॉक है या नहीं।
सुझाव देती है कि शायद हेमराज ने लॉक नहीं किया होगा। मेड जवाब देती है कि अगर दरवाजा लॉक है तो बेहतर होगा कि स्पेयर की दे दो और मैं खुद ही आ जाऊं। नुपुर चाबी नीचे फेंकती है। इस दौरान राजेश उठता है और नोटिस करता है कि टेबल पर एक व्हिस्की बॉटल पड़ी है जो किसी ने उपयोग की थी। यह यहां कैसे आई? वह अपनी पत्नी से पूछता है। तभी आरुषि का अलार्म बजता है तो वे उसके कमरे की तरफ जाते हैं। आरुषि के कमरे का दरवाजा ऑटोमेटिक लॉकिंग सिस्टम के साथ है जो बंद होने पर लॉक हो जाता है। अंदर से खोला जा सकता है लेकिन बाहर से चाबी से खोलना पड़ता है। इस बार दरवाजा खुला था। अंदर जाकर वे अपनी बेटी को खून के पूल में पाते हैं, उसका गला कटा हुआ और सिर पर घाव। इस दौरान हाउसमेट पहले एंट्रेंस डोर को पुश करती है और वह खुल जाता है, मतलब वह लॉक नहीं था। दूसरा दरवाजा सिर्फ बंद था, लॉक नहीं था। अंदर आने पर मेड कपल को रोते हुए सुनती है और देखती है कि आरुषि की डेड बॉडी पड़ी है। राजेश जोर से रो रहा होता है और नुपुर बॉडी को देख रही होती है शेयर हॉरर में। राजेश मेड से कहता है, तुमने देखा हेमराज ने क्या किया? मेड तुरंत पड़ोसियों को अलर्ट करती है। करीब 20-30 पड़ोसी क्राइम सीन देखने आते हैं जो बाद में जांच को डिसरप्ट करते हैं। पुलिस 7:30 AM के आसपास आती है जब उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है। तब तक कई पीसेस ऑफ एविडेंस डिस्ट्रॉय हो चुकी होती हैं पड़ोसियों के क्राइम सीन पर लॉइटरिंग की वजह से। मीडिया को भी इन्फॉर्म किया जाता है और मीडिया पर्सनल भी क्राइम सीन पर आते हैं। इस वजह से पुलिस कहती है कि कई DNA एविडेंस पीसेस वर्थलेस हो चुकी हैं। पुलिस मेंशन करती है कि ओवर 20 फिंगरप्रिंट्स जो सीन से उठाए गए यूजलेस हैं। केस का सबसे बड़ा शॉकर तब आता है जब कई लोगों ने टेरेस के सीढ़ियों पर ब्लड स्टेन्स और ब्लडी फुटप्रिंट्स नोटिस किए। जब उन्होंने राजेश को इन्फॉर्म किया तो वह तुरंत अपने रूम में चले गए। टेरेस का दरवाजा अंदर से लॉक्ड था। जब उनसे कीज मांगी गई, राजेश ने कहा कि वह खो चुकी हैं तो पुलिस टेरेस पर नहीं जा सकती थी। 17 मई को लॉक तोड़ा जाता है और पुलिस फाइनली टेरेस का इंस्पेक्शन करती है। जो वहां मिलता है वह शॉकिंग था। हेमराज की डेड और डीकंपोजिंग बॉडी मिलती है जो भी सिर पर हिट और थ्रोट स्लिट हुआ था। इस शॉकिंग डेवलपमेंट की वजह से केस उत्तर प्रदेश पुलिस से CBI को ट्रांसफर किया जाता है। इस ग्रिपिंग स्टोरी को कंटिन्यू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और इस वीडियो को एक थम्स अप दें ताकि हम 8000 लाइक्स तक पहुंच सकें। दिसंबर 2010 में एक मीटिंग हुई थी CBI की तरफ से। इस मीटिंग का रीजन था आरुषि तलवार और 56 साल के हेमराज की अनसॉल्व्ड मर्डर केस जो 2 साल से पेंडिंग थी। AG कॉल, जो लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग टीम के लीडर थे, इस केस का रिजल्ट बाकी ऑफिसर्स के साथ शेयर करते हैं। उनके इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मर्डरर कोई और नहीं बल्कि आरुषि के पिता राजेश तलवार ही थे। रात राजेश ने अपनी बेटी आरुषि और नौकर हेमराज को एक आपत्तिजनक स्थिति में देखा था, आरुषि के कमरे में। राजेश गुस्से से पागल हो गए और लिविंग रूम में रखे अपने गोल्फ सेट से एक गोल्फ क्लब उठाया। फिर वे आरुषि के कमरे में घुसे और हेमराज को गोल्फ क्लब से मारना शुरू कर दिया। इस दौरान गोल्फ क्लब गलती से आरुषि के सिर पर भी लग गया। उस वक्त उनकी पत्नी नुपुर, जो बगल के कमरे में सो रही थी, जाग गई और आरुषि के कमरे में आई। उसने देखा कि हेमराज की बॉडी बेड के एक साइड पर पड़ी है और राजेश आरुषि का गला एक सर्जिकल ब्लेड से काट रहे हैं। नुपुर हैरान थी, लेकिन जब राजेश ने पूरी स्थिति समझाई तो उसने अपने पति का समर्थन किया। दोनों ने मिलकर क्राइम सीन को कवर अप करने की कोशिश की, फिंगरप्रिंट्स मिटाए और सर्जिकल ब्लेड को डिस्पोज किया। जांच अधिकारी के मुताबिक राजेश ने फिर बैठकर व्हिस्की पी। अगले सुबह नुपुर ने बाहरी दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया और अपने नौकरानी भारती के सामने यह नाटक किया कि हेमराज ने आरुषि को मार दिया और भाग गया। AG कॉल के मुताबिक उन्होंने सब कुछ बारीकी से योजना बनाई थी, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि पुलिस हेमराज की बॉडी को टेरेस पर ढूंढ लेगी जो राजेश ने कूलर ग्रिल के नीचे छुपाई थी। AG कॉल राजेश को एक निर्दयी हत्यारा मानते थे और इस केस में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना चाहते थे, लेकिन CBI के सदस्यों और अरुण कुमार ने
उन्हें चार्जशीट दाखिल करने से रोका। सीबीआई सदस्यों का कहना था कि प्रमाण की कमी थी। राजेश और नुपुर तलवार के लाए डिटेक्टर और नार्को टेस्ट ने कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया जो उन्हें संदिग्ध बनाता। गोल्फ क्लब पर कोई रक्त के निशान नहीं थे और दोनों का व्यवहार भी संदिग्ध नहीं था। लेकिन अरुण कुमार के पास एक अलग कारण था एजी कॉल को रोकने का। अरुण कुमार इस केस के पहले जांच अधिकारी थे जो 31 मई 2008 को यह केस संभाल रहे थे जब मूल पुलिस जांच चल रही थी। अरुण कुमार ने पुलिस की थ्योरी की पुष्टि करने के लिए जांच की। जब अरुण कुमार को केस मिला था, पुलिस राजेश तलवार को गिरफ्तार कर चुकी थी क्योंकि उन्होंने राजेश को हत्यारा माना था। पुलिस की थ्योरी एजी कॉल की थ्योरी से मिलती जुलती थी। फर्क सिर्फ यह था कि पुलिस के मुताबिक राजेश तलवार ने हेमराज को तुरंत गोल्फ क्लब से हिट नहीं किया था। उस रात राजेश ने हेमराज को टेरेस पर ले जाने का कहा, जहां उन्होंने हेमराज को एक भारी वस्तु से बेहोश कर दिया और फिर तेज धारदार वस्तु से उसका गला काट दिया। उसके बाद वे नीचे आए, विस्की पी और एक नशे में आरुषि का भी गला तेज धारदार हथियार से काट दिया। अगले सुबह सबूतों को नष्ट करने के लिए उन्होंने पुलिस को तुरंत कॉल करने के बजाय अपने पड़ोसियों को इकट्ठा कर लिया ताकि घर में कई फुटप्रिंट्स और फिंगरप्रिंट्स हों। अरुण कुमार ने पहले राजेश और नुपुर के लाई डिटेक्टर और नार्को टेस्ट किए जो उनके शामिल होने का कोई सबूत नहीं देते। एक बड़ा सवाल यह था कि कोई कैसे उनके घर में घुसकर आरुषि का गला काट सकता था बिना उनके जाने। राजेश और नुपुर ने समझाया कि उनका ऐसी खराब था जो बहुत शोर करता था, इसलिए वे अपने कमरे के बाहर की कोई भी आवाज नहीं सुन सकते थे। उनके कमरे में एक साउंड टेस्ट किया गया जो दिखाता है कि खराब एसी के कारण कमरे के बाहर की कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती थी। अरुण कुमार ने हेमराज के कमरे के फोटो का दोबारा निरीक्षण किया, जहां उन्होंने जमीन पर 3 दबाव के निशान देखे। उनकी टीम ने फिर कृष्णा, राजकुमार और शंभू मंडल को मनोवैज्ञानिक और नार्को टेस्ट के लिए हिरासत में लिया। कृष्णा, जो राजेश तलवार के क्लिनिक में काम करता था, उसने पुलिस को हेमराज और आरुषि के बीच के रिश्ते और राजेश के विवाहेतर संबंध के बारे में बताया था। कृष्णा के नार्को टेस्ट के दौरान जो उसने कबूल किया वह अरुण कुमार के होश उड़ा दिए। कृष्णा ने स्वीकार किया कि हेमराज ने नेपाल में एक नया घर बनाया था और वे उस रात अपने कमरे में जश्न मना रहे थे। राजकुमार, जो आरुषि को पसंद करता था, एक नशे की हालत में उसके कमरे की तरफ गया। कृष्णा और मंडल उसके पीछे गए। राजकुमार ने आरुषि पर जबरदस्ती करने की कोशिश की और जब उसने चिल्लाने की कोशिश की, कृष्णा ने उसके सिर पर एक खुखरी से मारा और फिर उसका गला काट दिया। क्योंकि हेमराज इस हत्या का गवाह था, उन्होंने उसे टेरेस पर ले जाकर उसका भी गला काट दिया और बॉडी को कूलर ग्रिल के नीचे छुपा दिया। राजकुमार और शंभू मंडल के नार्को टेस्ट ने भी समान कहानियां बताईं। कृष्णा के घर की तलाशी ली गई, जहां एक तकिया कवर और खुखरी मिली। टीम ने राजेश तलवार को रिहा कर दिया और कृष्णा, राजकुमार और शंभू को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस थ्योरी में भी कुछ समस्याएं थीं। पहले तो नार्को टेस्ट कोर्ट में स्वीकार्य नहीं थे, तो कृष्णा और राजकुमार के कबूलनामे ठोस प्रमाण नहीं माने गए। दूसरा, कृष्णा के परिवार ने दावा किया कि वह हत्या के वक्त अपने कमरे में था, जो राजकुमार के नियोक्ता और शंभू मंडल के नियोक्ता ने भी पुष्टि की। तीसरा, कृष्णा के कमरे में मिली खोखरी पर कोई मानव रक्त के निशान नहीं थे। जब अरुण कुमार ने चार्जशीट दाखिल करने की कोशिश की तो उसे अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि जानकारी उचित तरीके से प्राप्त नहीं हुई थी और आरोप थे कि शंभू मंडल को जबरदस्ती कबूलनामे के लिए पीटा गया था। कोई ठोस प्रमाण नहीं होने की वजह से सीबीआई बैठक में आम सहमति थी कि चार्जशीट दाखिल करने के बजाय समापन रिपोर्ट दाखिल की जाए। 9 फरवरी 2011 को मजिस्ट्रेट प्रीति सिंह ने सीबीआई की समापन रिपोर्ट को चार्जशीट में बदल दिया और राजेश और नुपुर को फिर से समन किया। राजेश और नुपुर ने इस निर्णय के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाएं दाखिल की, जो दोनों अस्वीकार कर दी गईं। 11 मई 2013 को राजेश और नुपुर का ट्रायल शुरू हुआ और 25 नवंबर 2013 को एक विशेष सीबीआई कोर्ट ने उन्हें आरुषि और हेमराज की हत्याओं का दोषी पाया। उन्हें हत्या, सबूत नष्ट करने, जांच को भटकाने
और झूठी एफआईआर दाखिल करने के लिए दोषी ठहराया गया और 26 नवंबर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन जनवरी 2014 में राजेश और नुपुर ने इस निर्णय को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी और 12 अक्टूबर 2017 को उच्च न्यायालय ने सभी आरोपों से उन्हें सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया। यह मामला ऐसा बन गया जो कोई सुलझा नहीं पाया और आरुषि और हेमराज को आज तक न्याय नहीं मिल पाया। आप क्या सोचते हैं? आरुषि को किसने मारा? अपना विचार हमारे साथ टिप्पणियों में साझा करें और सब्सक्राइब करें।